नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात यूथ कांग्रेस के चुनाव में गुटबाजी पर। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अब सिर्फ एक संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि ये कांग्रेस के भीतर शक्ति प्रदर्शन और वर्चस्व की लड़ाई का बड़ा मंच बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व विधायक देवेंद्र यादव के समर्थक आमने सामने हैं। दोनों खेमे अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी तरह ताकत झोंक रहे हैं, जिससे संगठन के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। एक और देवेंद्र यादव समर्थित शैलेंद्र बंजारे सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल के करीबी विनयशील उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं। जहां इसके अलावा प्रशांत बोकड़े, सोनू शर्मा, लोकेश वशिष्ठ और निखिल कांत साहू भी इस मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। वहीं वरिष्ठ नेताओं चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव के देवेंद्र यादव को परोक्ष समर्थन से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। उधर देवेंद्र यादव ने किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार करते हुए इसे सामान्य संगठनात्मक चुनाव बताया है, जिस पर भाजपा का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक है तो कई नेता महत्वपूर्ण बैठक से दूरी क्यों बनाए बैठे हैं। बघेल साहब पंजाब में घूम रहे हैं और कांग्रेस का आधा नेतृत्व दिल्ली में डेरा डाले बैठा है। इस सियासी जंग के बीच सवाल यह है कि क्या यह चुनाव केवल युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चयन करेगा या फिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भविष्य की राजनीति और वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय करेगा। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। वैसा है, गुटबाजी के जनक गुटबाजी ठीक करने पर गुटबाजी के दूसरे क्षेत्र को उसके भूतपूर्व चेला संभाल रहे हैं और उसे घर में घुस के संभाल रहे हैं। तो अब एक कांग्रेस की रीति नीति को भगवान नहीं जान सकते। कांग्रेस की रीति नीति और पुरुष का जो भाग्य है उसको कोई नहीं जान सकता, बोलते हैं ना। उसके पहले एक और लाइन है जिसके नहीं बोलूंगा, पर भगवान नहीं जान सकते उसको। क्या है, देखिए, अजय चंद्राकर जी को मंत्री बनना है और अभी पूरे मंत्री, हम लोग का खबर है कि पूरे मंत्रिमंडल का अंदर से इस्तीफा हो चुका है, तो अब वो भी वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं। तो कुछ ना कुछ वो अपने परफॉर्मेंस दिखाने के लिए इस तरह का वो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा है, मेहनत करते रहना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि अजय चंद्राकर जी मंत्री बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो समझ चुकी है, वो जानती है अच्छे से, क्योंकि भारत माला में उनका भी नाम है। तो बोले वो उजागर नहीं कर रहे हैं, तो कितनी भी मेहनत कर ले, अजय चंद्राकर जी मंत्री नहीं बने। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। चर्चा में आज हमारे साथ शताब्दी पांडे जी, भाजपा प्रवक्ता हैं, रिंकी पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इसी के साथ के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं तीनों ही मेहमानों का इस चर्चा में, और इसके साथ सवालों की शुरुआत शताब्दी जी आपके साथ करेंगे। देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी है वो उनकी समस्या है, लेकिन इस तरह जो है नेताओं को यह कहना कि कोई मंत्रिमंडल की मंत्रिमंडल की लिस्ट में कोई नहीं रह गया या फिर मंत्रिमंडल की लिस्ट में है, कांग्रेस जिस तरह आपके ऊपर आरोप लगा रही है, क्या ये आपकी गुटबाजी को जो है उजागर नहीं करता? देखिए, युवा कांग्रेस का ये जो मामला सामने आ रहा है, कांग्रेस में जो गुटबाजी का मामला सामने आ रहा है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं कांग्रेस जनों को बधाई दूंगी कि अब देवेंद्र यादव गुट भी एक नया गुट जो है ने जन्म ले लिया है कांग्रेस में। तो इनके गुटबाजी वाले परिवार में एक नई बढ़ोतरी के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कांग्रेस जनों को कि ये किस प्रकार से गुटों में बटे हुए हैं। ये तो इसी से परिलक्षित होता है कि अभी तक तो 4 खेमे में बटे हुए थे, एक और खेमा, अब एक और गुट सामने आ गया है। और मैं ये कहूंगी कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं गुट तंत्र है।
केवल और केवल गुटबाजी। और अभी देख लीजिए आप, चर्चा क्या है? चर्चा विचारधारा को लेकर नहीं है, चर्चा ये है कि कौन से नेता का गुट ज्यादा पावरफुल होगा, कौन से नेता के गुट से ज्यादा जो है वो इसमें चुनकर आएंगे। तो ये सारी जो बातें जो गुटबाजी को लेकर, कांग्रेस को लेकर हो रही है सब जगह, ये गौर करने वाली बात है। मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस को पहले अपने आंतरिक मामलों को संभाल लेना चाहिए, और भाजपा के कौन मंत्री बनेंगे, कौन मंत्री नहीं रहेंगे, कौन रहेंगे, इस पर उनको कयास लगाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, क्योंकि जिस तरीके से कयास तो देखिए इसलिए लगाने लाजमी है शताब्दी जी, क्योंकि प्रदेश की जनता का जो है सवाल है। चूंकि पहले भी कांग्रेस ये कहती रही है कि जो माफ कीजिएगा, अनुभवहीन लोग थे उनको आपने जगह दे दी, अनुभवशील जो लोग थे या जिनको अनुभव था आपने उनको मौका नहीं दिया, एक्सपेरिमेंट गलत हो गया, इस वजह से अब आप इस्तीफे ले रहे हैं। देखिए ये सब फिर मैं कहूंगी कि ये केवल और केवल कयास है। किसने कह दिया कि इस्तीफे ले रहे हैं? किसने कह दिया? एक बार मुख्यमंत्री निवास में अचानक सारे मंत्रियों की बैठक होती है और कांग्रेस भ्रम फैलाना शुरू करती है कि इनसे इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, इस्तीफे लिए जा रहे हैं, सभी के एक साथ इस्तीफे होंगे। ये सब कांग्रेस ने भ्रम फैलाया। क्या हुआ? क्या हुआ? भ्रम, उनका जो ये फैलाया गया भ्रम था, ये गलत निकल गया। ये सारी खबर जो है वो फिसड्डी हो गई, फुस हो गई। तो ये इस प्रकार से इनका इस प्रकार का जो ये कयास लगाना, इस प्रकार की बातें करना, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। हमारा संगठन रिंकी जी, जिस तरह से आरोप लगाए गए, कयास गलत हैं लेकिन गुटबाजी असली है। रिंकी जी, गलत तो नहीं है? देखिए, भाजपा का तो काम ही झूठ बोलना है। झूठ बोलो, 1000 बार झूठ बोलो। और जहां तक ये लोकतांत्रिक चुनाव की बात कर रही थी अभी, तो पहले ये अपने घर में तो झांक ले, अपने घर में झांक ले कि ये लोग कितने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराते हैं। हमारा ये आंतरिक चुनाव है, आंतरिक लोकतांत्रिक चुनाव है। ये हमारा अंदरूनी चुनाव है, संगठन के अंदर का चुनाव है, जो हम लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, मजबूती के साथ कर रहे हैं। इस पर बोलने का अधिकार इनको बिल्कुल नहीं है। और एक तरीके से तो इस बात को लेकर के बिल्कुल भी इसलिए नहीं है क्योंकि इनके यहाँ जो भाजपा अध्यक्ष रवि भगत को हटाया गया, पहले आईना देख ले, जो रवि भगत जी को हटाया गया, वो क्यों हटाया गया? वो हटाया गया क्योंकि उन्होंने ओपी चौधरी पर आरोप लगाया। लेकिन रिंकी जी ये तो मानेंगी ना, रिंकी जी ये तो मानेंगी ना कि दीपक वैद जी ने, रिंकी जी बात सुनिए, दीपक वैद जी ने भले ही मंत्रीगण के जो है इस्तीफे को लेकर, मंत्रियों को लेकर निशाना साधा हो, लेकिन गुटबाजी को उन्होंने भी नहीं नकारा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब अच्छे से हो रहा है और जो चुनाव होना है आंतरिक तौर पर होना है, नकारा उन्होंने भी नहीं। इससे क्या मैसेज आएगा? देखिए, चुनाव जो होता है ये अंदरूनी संगठन का जो अंदरूनी चुनाव है, जो लोकतांत्रिक तरीके से जो हो रहा है, इसमें अलग अलग नेताओं के अलग अलग उम्मीदवारों के पसंद जो हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो है ये गुटबाजी। अगर गुटबाजी होती तो गुटबाजी का मतलब है संगठन टूटना। बिल्कुल, यहाँ पर तो संगठन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। केके जी, मतभेद हो सकते हैं, यानी कि किसको मत देना है या किसको आगे बढ़ाना है उसको लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में मनभेद नहीं है, जो कि सार है रिंकी जी के कहने का। इससे आप कितना जो है वो रखते हैं, कितना आप इसको समर्थन देते हैं इस वक्तव्य को, केके जी? जी निश्चित रूप से अपने जी, कांग्रेस का यह लोकतंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नेताओं के जो इंटरफेरेंस की बात है, जिस तरह से नाम उजागर हो रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि देवेंद्र और भूपेश बघेल समर्थक की बात आ रही है, तो इसमें पीसीसी अध्यक्ष की भूमिका होनी चाहिए, जिस ढंग से हो, जो आपने टास्क दिया था चुनाव के लिए, जो आपने पैमाना तय किया था कि जिला अध्यक्षों को प्रत्याशी जो बनाना है, आपको ब्लॉक अध्यक्ष बनाना है, आपको कम से कम 61-62 आपको ब्लॉक अध्यक्ष बनाना है, कम से कम 13 जिला अध्यक्ष प्रत्याशी बनाना है। इस तरह से जो टास्क दे के काम कराया गया है, उसमें जो बेहतर लोग हैं
उससे ढंग से जिसका व्यक्तित्व बेहतर हो, कांग्रेस की विचारधारा से हो, जिसका चरित्र अच्छा हो, युवाओं को एक सही दिशा में ले जा सके, आपराधिक छवि ना हो, साफ साफ बात यह है। तो इस ढंग से यदि बेहतर युवा प्रत्याशी यदि सामने लाते हैं तो प्रदेश में निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं कि 2028 विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की रहती है। युवाओं की, महिलाओं की भूमिका तो देख चुके हैं, माता का कितना लाभ मिला है। उसी तरह से युवाओं की दृष्टि से जिस तरह से सड़क पर संघर्ष करने विपक्ष में है, तो युवाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका आपको नजर आएगी। उस दृष्टि से जो टास्क है उसके आधार पर जो बातें आ रही है उसमें देवेंद्र यादव को कहेंगे तो देवेंद्र यादव किस गुट के हैं? वो तो अभी विधायक, वो तो भूपेश बघेल के साथ ही है ना। भूपेश बघेल के साथ रहते हुए वो आगे बढ़े, अब वो राष्ट्रीय सचिव बन चुके हैं, लोकसभा टिकट मिला यदि बिलासपुर में तो किसने दिलाया, ये भी तो बात आएगी। तो उस दृष्टि से देखें तो यहाँ पे भूपेश बघेल की आपके जो छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति है, राष्ट्रीय महासचिव है, इसको आप नकार नहीं सकते। एक सामंजस्य के साथ यदि प्रत्याशी नाम आते, बहुत सारे नाम अभी युवक कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, तो इन सामंजस्य स्थापित करना ताकि ये जो गुटबाजी की जो बात आ रही है या आपसी कार्यकर्ताओं में सिर फुटौल की स्थिति न हो। इसमें जिस तरह से कहें कि कोई बलौदा बाजार से नाम आ रहा है तो किसी का आरंग से नाम आ रहा है, वो किसका समर्थक है, इससे ऊपर हटके यदि बात के मंत्री के पुत्र का भी नाम है इसमें है, इसमें सब तरफ से हट करके बैठ के वरिष्ठ नेता यदि सामंजस्य के साथ जातिवाद, क्षेत्रीयवाद, परिवारवाद जो आरोप लगता है, इन सबसे हटके यदि दमदार युवा चेहरा सामने लाते हैं तो कांग्रेस के लिए लाभकारी है। नहीं तो गुटबाजी के चलते हुए निश्चित रहेगा। जो भाजपा की बात हो रही है, तो भाजपा में अभी निश्चित रूप से मंत्रिमंडल की बात है तो केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं होगी। आप देखे होंगे मुख्यमंत्री चयन भी होता है तो एक चेहरा आदिवासी आता है, एक पिछड़े वर्ग का आता है और एक सामान्य आता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब जब परिवर्तन होगा तो यहाँ भी दोनों राज्यों में, अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे कि नए चेहरों को अवसर दिया गया था, वहां भी सीनियर बचे हुए हैं। तो परिवर्तन होगा तो एक साथ होगा संगठन और सत्ता की दृष्टि से। भाजपा आगे बढ़ के अपने जो मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक लेके उनको सक्रिय करने का काम कर रही है। सत्ता में है तो उसके पास प्लस ज्यादा है कि जो सरकार की योजना है उनको जनता तक पहुंचाना, और सत्ता कुछ जो कुशासन की बात कांग्रेस करती है इसको पहुंचाने के लिए युवा चेहरा। अब समय उतना नहीं है कि आप गुटबाजी में उलझेंगे और अगर युवाओं को मौका देने के नाम पर ही अगर इस तरह जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें आपसी मनभेद चलता रहेगा तो यह बड़ी समस्या वाली बात है। शताब्दी जी, सवाल के साथ आपके पास आऊंगा कि देखिए, भारतमाला परियोजना में आपके नेताओं का, पूर्व मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं और इसको आप डिफ्लेक्ट करने के लिए या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस मामले से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि गुटबाजी है। मतलब आप खुद के गिरेबान में देखिए, उसके बाद दूसरे पर आरोप लगाई गुटबाजी का। अभिनय जी, पहले तो मैं सुधारना चाहूंगी कि मंत्रियों के नहीं, पूर्व मात्र अजय चंद्रा, हाँ, पूर्व मंत्री में भी मात्र अजय चंद्राकर जी के कोई दूर के उनके सामाजिक भाई बंधु हैं, उनका किसी का नाम है, उन्होंने स्पष्ट ये कर दिया है। इसलिए ये आरोप को मैं स्वीकार बिल्कुल नहीं करती। दूसरी बात, आप कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले अपने संगठन को देखिए। यदि आप कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी संगठन की प्रक्रिया को अपनाता है। यहाँ कार्यकर्ता सर्वोपरि है। कार्यकर्ता कार्य किस प्रकार का करता है उसके आधार पर संगठन उनका चयन करके और संगठनात्मक निर्णय के आधार पर जो है सारी प्रक्रिया हमारे यहाँ अपनाई जाती है। और निश्चित रूप से हमारे प्रत्येक चुनाव में, प्रत्येक पदाधिकारियों के चयन में राष्ट्र प्रथम की भावना, नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड और सेल्फ लास्ट, इस सिद्धांत को मानकर ही प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है। तो राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर हम कार्य करने वाले संगठन हैं और उसके बाद संगठन के आदेश का पालन द्वितीय नंबर पर, और फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा स्वयं की कोई बात। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं केवल और केवल स्वार्थ, केवल और केवल खेमेबाजी, किसका खेमा भारी होगा, किसका पलड़ा भारी होगा, बस इसी गुटबाजी में। इसीलिए तो अभी अमित पठानिया जी को बदलना पड़ा था क्या, इनके चलते चुनाव प्रक्रिया के बीच में डॉक्टर स्मृति रंजन लेंका को फिर प्रभारी बनाया गया। इन सारे सवालों का क्या जवाब है कांग्रेस? बिल्कुल, सवाल इसलिए भी है रिंकी जी, आपके पास आऊंगा कि देखिए, जनता ये भी देखती है आपके, अगर चुनाव, चूंकि जनता सब देखती है, सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में जनता ये भी देखती है कि जिन नेताओं पर हम विश्वास करके आगे उनको चुनने की कोशिश करेंगे वो आपस में ही लड़ने झगड़ने में अगर इस तरह लगे रहेंगे, उनको खुद के नेताओं पर, खुद के वरिष्ठ नेताओं को ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जनता कॉन्फिडेंस कैसे दिखाएगी?
देखिए, मैं फिर कह रही हूँ कि ये संगठन का अंदरूनी चुनाव है। इसमें प्रतिस्पर्धा होगी, तभी प्रतिस्पर्धा से सुन करके जो चयन होगा जिसका, वो चयन मजबूती के तौर पर होगा। हमारे यहाँ इंटरव्यू हुआ दिल्ली में, 100 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू हुआ, और उस इंटरव्यू में जमीनी स्तर से जुड़े जो इतने सालों से जो काम कर रहे हैं उन लोगों ने भाग लिया। उसमें से जब चयन हुआ इंटरव्यू में, तो लगभग 45 लोगों का चयन हुआ, और वो 45 लोग जो है चुनाव में भाग लेंगे। और इनके यहाँ भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, उनके लिए कितने लोगों का चुनाव हुआ, कितने बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, और कितनी नियुक्तियां जो आई तो ऊपर से लिखवा करके आई है। इनके यहाँ से कितने बार ऐसा हुआ है? एक्चुअली बात क्या है कि हमारे यहाँ की मजबूती को देख करके, हमारे यहाँ के जो चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं उनको देख करके कांग्रेस जो है पूरी तरह भाजपा जो है पूरी तरह विचलित है, घबराई हुई है। इसलिए अपने ऊपर के जो आरोप है उनसे बचने के लिए इस तरीके के मुद्दे को, जब सोचिए ये हमारा अंदरूनी चुनाव है, आंतरिक लोकतांत्रिक चुनाव है, इसको राजनीतिक मुद्दा देने का ये प्रयास कर रही है, जिसके खुद भाजपा राजनीतिक मुद्दा दे रही है। भाजपा राजनीतिक मुद्दा दे रही है। ठीक है रिंकी जी, भाजपा राजनीतिक मुद्दा दे रही है, लेकिन निगम चुनाव के समय जब गुटबाजी नजर आई तो वो फिर जमीन पर भी नजर आई। कितनी सीटें गंवाई आपने वैसे निगम चुनाव के समय जो गुटबाजी थी? मैं आपको देखिए, गुटबाजी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई चुनाव अंदरूनी चुनाव होता है और उसमें अलग अलग नेता क्योंकि उम्मीदवार आखिर कांग्रेस के ही है, सब अलग अलग उम्मीदवार है, 45 उम्मीदवार है, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदवार अलग अलग नेताओं का अलग अलग उम्मीदवार को पसंद करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो कीप साइलेंस प्लीज, आपका टाइम नहीं है, मेरा टाइम है, मुझे बोलने दीजिए। आपने बहुत बोल लिया और पूरा झूठ बखान किया है आपने। सुनिए, मैं बोल रही हूँ कि हमारे यहाँ का जो चुनाव हो रहा है वो हमारा अंदरूनी चुनाव हो रहा है। हमारे जो कार्यकर्ता है वही लोग अपनी पसंद से अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इनके यहाँ क्या होता है, इनके यहाँ ऊपर से जो नहीं, तो फिर निर्विरोध चुन लेते हैं वो लोग, निर्विरोध चुन लेते हैं, क्योंकि इतना अनुशासन या फिर जो है ऊपर से पार्टी संगठन का इतना डर है। आप डर ही कह लीजिए, निर्विरोध चुन लेते हैं। इसको निर्विरोध नहीं कहा जाएगा, इसको तानाशाही कहा जाएगा। इनके यहाँ तानाशाही से चुनाव होता है, ये चुनाव भी नहीं होता, तानाशाही से पदों में बिठा दिया जाता, उसी का नतीजा है। शताब्दी जी, तानाशाही चल रही है आपकी, तानाशाही चल रही है, इस तरह कैसे चल पाएगा? शताब्दी जी, तानाशाही पूर्ण रवैया पार्टी के अंदर ही करेंगे तो बाहर क्या होगा? शताब्दी जी, तानाशाही चल रही है। देखिए अभिनय जी, इन्होंने कह दिया तानाशाही चल रही है और आपने भी उसको मान लिया, और आप मुझे भी प्रश्न मान नहीं लिया, पूछ रहे हैं आपसे, क्या सच में तानाशाही चल रही है? आपको आदेश आता है कि देखिए आप अगर ये पोस्ट नहीं करेंगे, अगर 2-4 शब्द आप नेताओं के लिए नहीं लिखेंगे तो इस तरह हो जाएगा। शताब्दी जी, आदेश आता है व्हाट्सएप ग्रुप में, आदेश आता होगा शायद, तानाशाही चल रही है। मैं सिरे से नकारती हूँ कांग्रेस प्रवक्ता की इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की तानाशाही है। संगठनात्मक प्रक्रिया को हम अपनाते हैं, बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारा संगठन मजबूत है। केवल कांग्रेस की तरह कागजों में मजबूत है तभी रवि भगत जी को हटाया गया। देखिए, इनको बोलिए चुप हो जाएंगे, इनके समय मैंने बीच में बिल्कुल नहीं बोला, ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे बीच में। जिस तरह देखिए तानाशाही की बात कर लें या अनुशासन की बात कर लें तो ये डिबेट और लंबी खिंचेगी, चूंकि समय हमें इतनी ही अनुमति देता है। शताब्दी जी बहुत शुक्रिया, रिंकी जी बहुत शुक्रिया, केके जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस के अंदरूनी चुनाव को लेकर यूं तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह गुटबाजी की बात सामने आती है, ये आंतरिक मामला भी कांग्रेस का बताया जाता है, तो सवाल ये भी खड़े होते हैं कि कांग्रेस के आंतरिक मामले पर किसी और को टिप्पणी करने का क्या हक है। हालांकि ये देखना होगा कि बिना गुटबाजी के, जैसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, ये चुनाव कैसे संपन्न हो पाता है। तमाम जानकारी इस खास कार्यक्रम में सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।